स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस शरीर के अन्य अंगों को प्रभावित कर सकता है। इस रोग की अधिक जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर N.K. गांगुली। आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और ICMR के रिटायर्ड DG हैं। ये लिम्फेटिक फाइलेरियासिस इंडिया में होता है और अफ्रीका में काफ़ी होता है, एशिया में होता है। और एक और काइंड ऑफ फाइलेरियासिस अफ्रीका में होता है जिसको कि ऑन्कोसर्कोसिस एंड लोआ बोलते हैं, और बट अफ्रीका में भी लिम्फेटिक फाइलेरियासिस होता है। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस में ये जो वर्म है, ये वर्म लिम्फेटिक सिस्टम में रहते हैं। हमारे यहाँ जैसे ब्लड वेसल्स का सिस्टम होता है, वैसे लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं, और वहाँ पर ये डिफरेंट लार्वल स्टेजेस से जाके एडल्ट वर्म में कन्वर्ट करते हैं और लिम्फेटिक सिस्टम में आराम से रहते हैं और लिम्फ खाते पीते हैं और अपने बच्चे जिनको कि माइक्रोफाइलेरिया बोलते हैं वो छोड़ते रहते हैं, वो सर्कुलेट करते हैं और वो ढेर सारे सिम्टम्स वही करते हैं। इन सिम्टम्स में एक बहुत बड़ा सिम्टम इन्फ्लेमेशन का होता है जिसको कि हम लिम्फेंजाइटिस बोलते हैं। उसमें ग्रॉइन वगैरह उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होती है, दर्द होता है, जगह लाल हो जाता है और फीवर आता है। तो ये सबसे पहला सिम्टम होता है। जो लोग नॉन एंडेमिक से एंडेमिक एरिया में जाते हैं उनको ये सिम्टम्स बहुत पहले होता है, और कुछ लोगों में ये हल्का सा सिम्टम होता है। जो मेल्स होते हैं उनमें जो लिम्फेंजाइटिस कुछ लोगों में हाइड्रोसील में तब्दील होता है, और जब हाइड्रोसील होता है उसका मतलब जो स्क्वाटम जो है वहाँ पर सूजन हो जाती है, पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको फिर सर्जरी से उसका निदान है, सर्जरी से उसका ट्रीटमेंट करना। उसके बाद जो कुछ लोग जो होते हैं उनको हाथी पाँव हो जाता है क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम ब्लॉक हो जाता है इन वर्म से, और जब ब्लॉक हो जाता है लिम्फेटिक सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाता है तो सारा लिम्फ जो बाहर आ जाता है और बहुत इन्फ्लेमेशन करता है मसल में, सब कुछ टिश्यूज में, सब में मसल करके हाथी जैसा पाँव या हाथ सूज जाते हैं, और इनमें थोड़े दिन बाद इनमें अल्सर होने लगता है, और ये बहुत ही बड़ी समस्या है। सिर्फ कॉस्मेटिक के नहीं, रोजी रोटी की भी समस्या है। ये लोग ज़्यादा जानना नहीं पाते, और अगर लड़कियों को होता है उनको और बड़ी समस्याएं होती है। इसका जो निदान है जो वो है MDA, जो कि अभी जो नया MDA का जो वो हो रहा है, MDA को बोलते हैं मल्टी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें मल्टी ड्रग इसे कहते हैं कि इसमें 2 ड्रग यूज होते हैं। पहले ज़माने में सिर्फ डाइएथाइल कार्बामेजिन जिसको DEC बोलते हैं वो यूज होता था। अभी DEC के साथ एल्बेंडाजोल यूज होता है। एल्बेंडाजोल का पूरा मैकेनिज्म एक्शन नहीं पता है, लेकिन हर वर्म में, फाइलेरियल वर्म में भी एक चीज़ होती है, इसे ट्यूबुलिन बोलते हैं, ये उसको अटैक करता है। और इसमें देखा गया था कि इसमें कई कंट्रीज में, कई जगह पर ये जो MDA है इसने फाइलेरिया को घटाया है। इंडिया में ये जो MDA प्रोग्राम है इसने काफ़ी फ़ायदेमंद रही है, बट अभी 365 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी ये यूज़ हो रहा है क्योंकि यहाँ से पूरा फाइलेरिया गया नहीं। यहाँ पर फाइलेरिया लिए जिससे कि ये बिल्कुल एंड पॉइंट तक पहुँचे, ये अब डिस्ट्रिक्ट लेवल से ब्लॉक लेवल में इसको ले आया गया है, और ब्लॉक लेवल में भी इसको 2 बार किया जाएगा। तो ये अभी स्टार्ट है, ये जो MDA प्रोग्राम अभी स्टार्ट है। इसमें ट्रेनिंग वर्क वगैरह जिसकी ज़रूरत है, एडवोकेसी वगैरह चल रही है। इसमें मेन प्रॉब्लम होता है एक्सेप्टेंस, क्योंकि ढेर सारी गोलियां खानी पड़ती है लोगों को, तो लोग इसमें कतराते हैं। तो इनको समझाना पड़ता है, एडवोकेसी करना पड़ता है कि आप लोग। और MDA एक प्रिवेंटिव थेरेपी है, इसको क्योर के लिए भी देते हैं बट प्रिवेंशन के लिए भी देते हैं। तो जब प्रिवेंशन के लिए देते हैं वो नॉर्मल लोगों को लेना पड़ता है, तो लोगों को समझाना पड़ता है कि तुम्हें कोई भी बीमारी नहीं है, तुम किस लिए लोगे। तो ये एक बड़ी सी चैलेंज है MDA के लिए। एक ट्रिपल थेरेपी भी है जहाँ पर कि MDA बार 8 बार 10 बार देने से भी उसमें कोई असर नहीं होता। तो ऐसे 52 डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाइड हुए हैं, उनमें DEC और एल्बेंडाजोल के साथ हम आइवरमेक्टिन भी दे रहे हैं,
और इसका पहले इसमें शोध हो चुका है, मल्टी कंट्री में हो चुका है और ये बड़ा इफेक्टिव है। ये 99% एडल्ट वन को मार देता है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अभी जो मेजर स्टेट्स हैं जिनमें कि ये अगस्त 10 को लॉन्च होगा, वो है आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। हम ये आशा करते हैं कि इस बार जब ये ब्लॉक लेवल में जाएगा और 2 बार जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन कवर हो जाएगी। लिम्फेटिक फाइलियराइसिस के बारे में ये जानकारी अभी आप प्राप्त कर रहे थे माइक्रोबायोलॉजिस्ट और ICMR के रिटायर्ड DG डॉक्टर N.K. गांगुली से। मॉनसून के समय की आम परेशानी होती है आंख आना या आई फ्लू। आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस के बारे में समझने और इससे बचाव के तरीके जानने के लिए हमने आज आमंत्रित किया है डॉक्टर सुनीता दुबे को। हमारा विषय है आई फ्लू, कारण, लक्षण और बचाव। आपसे बात कर रही हैं शालिनी मित्तल। नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर सुनीता दुबे। आप नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। आज हमने सोचा हम आपसे जानकारी प्राप्त करते हैं आई फ्लू के बारे में। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका। हमारा विषय आज का है आई फ्लू, इसके क्या कारण है, क्या लक्षण है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं श्रोताओं के लिए यही जानना चाहूंगी कि ये आई फ्लू होता क्या है। और हम बहुत सुनते हैं जब भी मौसम बदलता है कि फ्लू बहुत हो जाता है, तो क्या उससे इसके क्या सिमिलरिटीज हैं और हाउ इट इज डिफरेंट? सो आई फ्लू मतलब कॉमन जो फ्लू हम कहते हैं, जो कि मॉनसून के बाद ज़्यादा होता है, उससे रिलेटेड है। जैसे कि कॉमन फ्लू वायरस की वजह से होता है, तो आई फ्लू का भी मेन रीज़न वायरल इन्फेक्शन होता है। और वायरल इन्फेक्शन ऑफ द कंजंक्टिवा, इसको इसकी टर्मिनोलॉजी या टेक्निकल टर्म कंजंक्टिवाइटिस है, जिसमें कंजंक्टिवा जो कि आंखों की बाहर की लेयर है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और सूजन आ जाती है। और मोस्टली एज आई सेड इसका कारण होता है वायरल इन्फेक्शन, बट ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है या फिर एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। पर अभी इसका मुख्य कारण वायरल इन्फेक्शन है, क्योंकि वायरल फ्लू काफी फैला हुआ है। और मेन कारण जो इसका है वो है एक्सेसिव रेनफॉल जो अभी हुआ है। पिछले दिनों काफी बारिश हुई है, वाटर लॉगिंग हुआ है, फ्लड्स आए हैं, उसकी वजह से, और माहौल भी काफी ह्यूमिड हो गया है। तो ये बैक्टीरिया और वायरस के ग्रो करने का बहुत ही अच्छा साधन है। तो उसमें काफी वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं। जी जी। तो इसीलिए शायद डॉक्टर साहब हम अक्सर जब बरसात का मौसम होता है तभी सुनते हैं कि आई फ्लू हो रहा है या जनरल फ्लू हो रहा है। तो ये भी बताइए कि इसका कैसे पहचान करें, अगर किसी को आई फ्लू हो गया है तो उसे क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे? तो सिम्टम्स नॉर्मली आंखों का लाल हो जाना, आंखों में से पानी निकलना, कीचड़ आना, आंखें सूज जाना, या पेशेंट को ग्रिटीनेस का सेंसेशन होना, ये सारे इसके लक्षण हैं। और पेशेंट्स को जनरली नॉर्मली सिम्टम्स, अगर ड्राइनेस भी होती है तो इतने सिम्टम्स नहीं होते, पर अचानक एक्यूटली जो सिम्टम्स आते हैं वो इस बीमारी के लक्षण हैं। तो आपने जैसे कहा ड्राइनेस से भी यही सिम्टम्स होते हैं, पर ड्राइनेस मतलब एकदम से सिम्टम्स एक्यूट नहीं होते हैं, उसमें क्रॉनिकली आंखें जब ड्राई होती हैं तो ग्रिटीनेस होता है, डिस्कम्फर्ट होता है। पर इसमें आंखों का लाल हो जाना, आंखों में सूजन आना, ये सिम्टम्स ज्यादा, तो पानी बहना, डिस्चार्ज आना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। और ये संक्रमित होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे फैलता है। तो ये संक्रमण होता है कैसे होता है, मतलब आमतौर पर किन किन चीजों से बचाव करना चाहिए अगर हमें लगता है किसी को है घर में या कार्यस्थल पर, तो कैसे इससे अपना बचाव करें? हाँ, तो आई थिंक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर किसी को कंजंक्टिवाइटिस है तो वो अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। पर्सनल हाइजीन से मेरा मतलब है कि अपनी आंखों को टच ना करें, और जिसको संक्रमण हो चुका है वो किसी और फैमिली मेंबर के साथ उठे बैठे नहीं, उनको अपने जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है, जैसे
तकिए हैं या फिर आई मेकअप है या कोई कॉन्टैक्ट लेंस है, वो सेपरेट रखने चाहिए, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और अपनी आँखों को और हाथों को बार बार वॉश करना चाहिए, क्योंकि ये कंटेजियस बीमारी है। तो अगर कोई हाथों को बार बार नहीं धोएगा तो आंखों पे कीटाणु हो सकते हैं, हाथों पे कीटाणु हो सकते हैं और वो दूसरे पर्सन पे ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने हाथों को बार बार वॉश करें और हाथों को आंखों पे ना ले जाएं। जी, तो आपने ये कहा कि पर्सनल हाइजीन पे बहुत ध्यान देना है और हाथों को धोते रहना है, और कांटेक्ट में कोई भी चीज जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो दूसरा ना इस्तेमाल करें। तो ऐसा पीरियड कितने दिन तक का होता है? कितने दिन तक ये इस तरह से संक्रमित कर सकता है एक आदमी दूसरे को? देखिए, डिपेंड करता है कि कितना सिवियर है। कई बार माइल्ड सा प्रॉब्लम होता है, कई बार डिजीज ज्यादा सिवियर हो जाती है। वो सिम्टम्स और साइंस को देख के हमें पता चलता है। तो कई बार इस 3-4 दिन में भी ठीक हो जाता है और कई बार इसमें 15 से 20 दिन भी लग जाते हैं। तो जब तक आपकी आंखों में एक्टिव साइंस हैं तब तक संक्रमित होने का डर होता है। तो इसीलिए जरूरी है कि जब तक आपकी आंखें लाल हो, उसमें से पानी आ रहा और डिस्चार्ज हो रहा, तब तक आप अपना और अपने साथ वालों का बचाव करते रहें। जी, तो हमने ये बात की कि सावधानी क्या, क्योंकि आपने जैसे बोला कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लेकिन अगर पता लगता है कि आई फ्लू है या इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो क्या ट्रीटमेंट होता है इसका? देखिए, जैसे मैंने कहा है कि माइल्ड केसेस में तो ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स देने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो सिंपल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स, टीयर सब्स्टिट्यूट्स यूज़ कर सकते हैं, ठंडे पानी की सिकाई कर सकते हैं, या आंखों में कीचड़ आ रहा है तो उसको थोड़ा वार्म वाटर से क्लीन कर सकते हैं। तो जनरली दवाइयाँ सिर्फ आंखों को कंफर्ट देने के लिए होती है। पर अगर सुपर इम्पोज्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है आंखों में तो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप देने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो अगर सिम्टम्स आपके ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड हैं या आपको लग रहा है कि आंखें ठीक नहीं हो पा रही 3-4 दिन में, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें ताकि देखा जा सके कि बीमारी ठीक हो रही है या उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रहे हैं। जी, तो कॉम्प्लिकेशंस की जब हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप हो सकते हैं, कुछ जटिलताएं भी आ सकती हैं। तो किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं और कैसे एक पेशेंट ये अपने आप समझे कि मेरा जो केस है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और मुझे जाना चाहिए आई स्पेशलिस्ट के पास? तो ये कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं? नॉर्मली तो कंजंक्टिवा ही इन्वॉल्व होता है, पर जैसे मैंने कहा ये वायरल इन्फेक्शन है, इसमें एडिनो वायरस जो है वो ज़्यादा संक्रमित करता है। तो उसमें कॉर्निया जो कि हमारा ट्रांसपेरेंट पार्ट है फ्रंट ऑफ द आई, वो भी इन्वॉल्व हो सकता है। उसमें छोटे छोटे वायरस के इनफिल्ट्रेट्स जमा हो जाते हैं और उसकी वजह से कई बार पेशेंट्स को ब्लरिंग ऑफ विजन भी हो सकता है या फोटोफोबिया जिसमें आंखें प्रॉपरली खुल नहीं पाती है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आप तुरंत ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट से संपर्क करें ताकि आपको दूसरे तरह की दवाइयां भी एडवाइस कर सकें। तो इस केस में कई बार स्टेरॉइड्स का यूज भी करना पड़ सकता है। अगर आपकी कॉर्निया इन्वॉल्व हो गई है तो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल भी करना पड़ता है, पर वो अंडर सुपरविजन ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, मतलब आप अपने आप स्टेरॉइड्स नहीं ले सकते। जी, बिल्कुल। तो उसके और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इस केस में जरूरी है कि आप अपने आंखों के डॉक्टर से सलाह करें। जी, जैसे आप बता रही हैं कॉम्प्लिकेशंस में सेल्फ मेडिकेशन बहुत हार्मफुल भी हो सकती है, लेकिन क्या कोई पर्टिकुलर वर्ग है जो ज्यादा प्रोन होता है आई इन्फेक्शंस के और आई फ्लू के, या जैसे किसी को कोमॉर्बिडिटीज हैं या वृद्धजन हैं, बच्चे हैं, या कोई वर्क प्लेस पे ऐसी चीज होती है जो उसको बढ़ावा देती है? देखिए, मेनली तो ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, एल्डरली पीपल भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। हाँ, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज अगर कोई होता है तो उसमें सिम्टम्स और साइंस ज्यादा होते हैं। पर बेसिकली ये क्योंकि एक संक्रामक रोग है, इसीलिए क्राउडेड प्लेस में और अगर आपके ऑफिस में या घर में सबको हुआ है तो आपको चांसेस ज्यादा होते हैं होने के। तो इसीलिए किसी को भी ये हो सकता है। अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आएंगे तो आपको होने के पूरे चांसेस हैं। जी, डॉक्टर साहब, आपने बोला शुरुआत में या माइल्ड अगर किसी को होता है तो उसे जरूरत नहीं है डॉक्टर को दिखाने की, अपने आप भी ठीक हो सकता है। तो कुछ घरेलू उपचार है कोई जो करा जा सकता है? एक तो आपने बताया कि ठंडे पानी की सेक की जा सकती है, थोड़ा तो आपने बताया, इस पर आप थोड़ा सा और बताएं अगर।
विस्तृत जानकारी घरेलू देना चाहें? उपचार मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अपने फ्रीक्वेंटली आंखों को थोड़ा जो डिस्चार्ज आता है या कीचड़ आता है उसको फ्रीक्वेंटली क्लीन करते रहिए। और ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स ओवर द काउंटर केमिस्ट की शॉप में मिल जाती है, जैसे टीयर आई ड्रॉप्स या किसी भी तरह की ल्यूब्रिकेटिंग, वो आप अपनी आंखों में डाल सकते हैं। पर मैं और कोई घरेलू उपचार जैसे प्याज का रस या कुछ और इस तरह की कोई भी चीज रिकमेंड नहीं करूंगी जी। आप सिर्फ अपनी आंखों को प्रॉपरली वॉश करते रहिए और ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स डालते रहिए। जी, एक बहुत सामान्य सा प्रश्न होता है डॉक्टर साहब, हम जब भी बात करते हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड कि डाइट का बहुत महत्व होता है, क्या इस केस में भी डाइट का कोई महत्व है आई फ्लू के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो? जी, क्योंकि ये एसोसिएटेड होता है वायरल इन्फेक्शन ऑफ द बॉडी। जी। ठीक है, फीवर भी इसके साथ साथ हो सकता है, या ये वायरल इन्फेक्शन जब आपको हुआ है, फ्लू हुआ है, तो इसके साथ साथ आपको आई फ्लू भी हो सकता है। तो जनरल हेल्थ के लिए न्यूट्रिशियस डाइट, विटामिन्स, मिनरल्स, मतलब आपको अपनी हेल्थ ठीक करने के लिए ये सब चीज़ें तो लेनी ही चाहिए। और स्पेशली जब आप बीमार हैं, जब आपको वायरल इन्फेक्शन है, तो आप मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं, अच्छी डाइट ले सकते हैं। बट डायरेक्टली अगर सिर्फ आई फ्लू हुआ है तो मतलब हेल्थ एनीवे ठीक होनी चाहिए, पर उससे डायरेक्टली ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। तब आपको आई से रिलेटेड प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं को समझ में आ गया होगा कि आई फ्लू से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बचाव ही सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको बचना है और किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में नहीं आना है जिसको ऑलरेडी आई फ्लू हुआ है, और इसके कारण और लक्षणों को पहचान कर जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलना है, जिससे कि किसी भी तरह की जटिलता से बचा जा सके। हम चलें इससे पहले डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि श्रोताओं को कुछ टिप्स आप ज़रूर दें कि कैसे अपने आँखों को स्वस्थ रखें और आई फ्लू से बचें। तो आँखों को स्वस्थ रखने का एक ही तरीका है कि अगर आपके ऑफिस में या आपके काम करने की जगह पे लोगों को कंजंक्टिवाइटिस हुआ है, तो आप थोड़ा सा प्रिकॉशंस लीजिए, उस जगह पे जाने से बचिए और अपने हाथों को बार बार वॉश करते रहिए। और अपने हाथों को विदाउट वॉश करे कभी भी आँखों को रब ना करें, आँखों के पास हाथ ना लगाएं। आई थिंक अगर आप ये प्रिकॉशंस लेते हैं तो आप कंजंक्टिवाइटिस से बच सकते हैं। और जो कंजंक्टिवाइटिस से संक्रमित हैं उनको आप एडवाइस करें कि वो थोड़ा डार्क ग्लासेस पहन सकते हैं, वो भी अपने हाथों को बार बार वॉश करें और नॉन इन्फेक्टेड लोगों के पास ना जाएं। और बेहतर होगा कि वो अपने घर में ही कुछ दिन आराम करें, अपने ऑफिस ना जाएं, तो जिससे कि बाकी लोगों को ये इन्फेक्शन ना हो। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने आई फ्लू के संबंध में डॉक्टर साहब हमारे साथ साझा करी। हमारे साथ स्टूडियो में रही डॉक्टर सुनीता दुबे, जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, और आज हमने विस्तृत तौर पर डॉक्टर साहब से जाना कि आई फ्लू के क्या कारण होते हैं, लक्षण, और कैसे इससे बचा जा सकता है। आप हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में रहीं और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। आई फ्लू, कारण, लक्षण और बचाव। अभी आप इस विषय पर डॉक्टर सुनीता दुबे, नेत्र रोग विशेषज्ञ से ली गई ये भेंटवार्ता सुन रहे थे। आपसे बात कर रही थी शालिनी मित्तल। श्रोताओं, भारत ने संकल्प किया है कि 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाएंगे। इस क्षय रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए निक्षय मित्रों ने मोर्चा संभाल लिया है। हजारों लोगों ने खुद आगे आकर टीबी मरीजों को गोद लिया है। ये जन भागीदारी ही इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है। इसी भागीदारी की वजह से आज देश में 10 लाख से ज्यादा टीबी मरीजों को गोद लिया जा चुका है। क्या है निक्षय मित्र? आइए इसके बारे में विस्तृत रूप में जानकारी प्राप्त करते हैं। जानकारी दे रहे हैं शरद यादव। टीबी के खिलाफ भारत की लड़ाई में अग्रणी निक्षय मित्र तपेदिक यानी कि टीबी लंबे समय से विश्व के लिए एक स्वास्थ्य संकट रहा है, जिससे लाखों लोग पीड़ित हैं और यह बीमारी उनकी अथाह पीड़ा का कारण बन रही है। भारत में इसका प्रकोप गंभीर रहा है। उच्च जनसंख्या घनत्व और विभिन्न सामाजिक चुनौतियों के साथ देश को टीबी बढ़ने से रोकने में कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ा है। इस बीमारी ने न केवल प्रभावित लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डाला है, बल्कि उनकी भावनात्मक आरोग्यता और वित्तीय स्थिरता को भी खत्म कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार अपनी विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं और पहलों के माध्यम से वन वर्ल्ड
वन हेल्थ के वैश्वीकरण कल्याण को रेखांकित कर रही है। टीबी की चुनौती से निपटने के लिए भारत सरकार ने जिस प्रकार खुद को प्रतिबद्ध किया है, उससे भारत 2025 तक टीबी को समाप्त करने की राह पर अग्रसर है। पिछले 9 वर्षों में भारत से टीबी को खत्म करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाए गए हैं, जैसे कि टीबी रोगियों की सटीक पहचान सुनिश्चित करना, समय पर मामलों की रिपोर्टिंग करना, प्रभावी दवा और प्रतिरोधी विकृतियों पर नजर रखना सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं रही हैं। प्रौद्योगिकी और नवाचार की शक्ति का उपयोग करते हुए बेहतर कार्यक्रम प्रबंधन, उपचार निगरानी, रोग निगरानी के लिए अत्याधुनिक सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली और इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्लेटफॉर्म भी विकसित किए जा रहे हैं। सबका साथ सबका विकास के अपने आदर्श वाक्य के लिए प्रतिबद्ध सरकार ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के माध्यम से लोगों की भागीदारी भी शामिल की है, जिसमें निक्षय मित्र के रूप में समुदाय को टीबी रोगियों को गोद लेने और उन्हें पोषण संबंधी सहायता, पोषक तत्वों की खुराक, अतिरिक्त जांच और व्यावसायिक सहयोग के साथ सहायता करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज निक्षय मित्र टीबी के खिलाफ सामूहिक लड़ाई छोड़कर इस बीमारी को फिर से परिभाषित और कलंक मुक्त कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि संपूर्ण समाज का दृष्टिकोण संपूर्ण सरकारी प्रयासों का पूरक है। निक्षय मित्र कार्यक्रम भारतीय लोगों की ताकत और संवेदना के लिए एक शक्तिशाली प्रमाण के रूप में कार्य करता है। यह टीबी के खिलाफ लड़ाई में बाधाओं को पार करने और सामाजिक मानदंडों को फिर से परिभाषित करने में एकता और सामुदायिक भागीदारी की भावना को प्रदर्शित करता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल में ही मन की बात में इस बात पर प्रकाश डाला है कि 10 लाख से अधिक टीबी रोगियों को 85,000 से अधिक निक्षय मित्रों ने गोद लिया है, जिसके लिए बच्चे भी आगे आए हैं। उन्होंने भारतीय गांवों से टीबी को जड़ से उखाड़ने के लिए इस पहल में संसाधन जुटाने और सरपंचों की भागीदारी की भी सराहना की है, जहां वे तपेदिक के अत्यधिक रोगियों के बोझ का सामना करते हैं। निक्षय मित्र अभियान के तहत टीबी मरीजों को दी गई आर्थिक मदद 1000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इसके अलावा टीबी नियंत्रण के लिए एक वेब सक्षम रोगी प्रबंधन प्रणाली निक्षय राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम यानी कि NTIP के तहत संचालित की जाती है। इसका उपयोग देश भर में विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय टीबी निगरानी प्रणाली के रूप में और देश भर की प्रयोगशालाओं से विभिन्न प्रकार के परीक्षण के ऑर्डर करने, उपचार विवरण रिकॉर्ड करने, उपचार पालन की निगरानी करने और देखभाल प्रदाताओं के बीच मामलों को स्थानांतरित करने के लिए भी किया जाता है। सरकार निक्षय पोषण योजना के तहत इलाज पूरा होने तक निक्षय में पंजीकृत सभी टीबी रोगियों को हर महीने मुफ्त पोषण सहायता भी प्रदान करती है। सरकार ने 2018 में टीबी रोगियों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सुविधा शुरू की, जिसके परिणाम स्वरूप उनके बैंक खातों में लगभग 2000 करोड़ रुपए की राशि सीधे अंतरित की गई, जिससे टीबी का इलाज करा रहे लगभग 75 लाख रोगियों को लाभ हुआ। वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने टीबी मुक्त पंचायत, लघु टीबी निवारक उपचार यानी कि TPT और टीबी के लिए परिवार केंद्रित देखभाल मॉडल सहित विभिन्न पहलों की भी शुरुआत की। निक्षय मित्र अभियान के माध्यम से टीबी रोगियों को गोद लेकर भारत इस बीमारी से प्रभावित लोगों के साथ लंबे समय से चले आ रहे भेदभाव को चुनौती देते हुए समावेशिता और सहानुभूति की संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। सार्वजनिक और निजी सहयोग की सीमा से परे जाकर सरकार ने सभी को टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य में भाग लेने और योगदान करने के लिए प्रेरित किया है। टीबी मुक्त भारत के विजन को प्राप्त करने के प्रयास में दिलों को छू लेने वाला ये आंदोलन एकता और करुणा की शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। निक्षय मित्र, अभी आप इस पर जानकारी प्राप्त कर रहे थे। जानकारी दे रहे थे शरद यादव। कार्यक्रम में आगे आप सुनेंगे बरसात में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं पर एक वार्ता। आलेख है डॉक्टर अनुव्रत झा निकित का और वाचक स्वर है शालिनी मित्तल का। श्रोताओं, बरसात जीवन का एक सुंदर और रोमांचक समय है, जब प्रकृति अपनी पूर्णता को दिखाती है और पृथ्वी नए जीवन के उद्गम का दर्शन कराती है। इस मौसम में पानी की बौछारों के साथ साथ कई स्वास्थ्य समस्याएं भी आती हैं। ये समस्याएं सामान्य होती हैं, लेकिन
कुछ गंभीर भी हो सकती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। पहले और सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या है मलेरिया। बरसात के मौसम में मच्छरों और मच्छरों के माइक्रोब ट्रेसेस के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, जो मलेरिया इन्फेक्शन फैलाते हैं। ये बीमारी मस्तिष्क बुखार, ठंड, शरीर में दर्द और ताकत की कमी जैसे लक्षणों के साथ आती है। मलेरिया से बचाव के लिए स्वच्छता का ध्यान रखना अति आवश्यक है। सभी पानी की जगहों को साफ रखें और एंटी मॉस्किटो स्प्रे का उपयोग करें। इसके अलावा अगर किसी को मलेरिया के लक्षण दिखाई दें तो वो तुरंत चिकित्सा परामर्श के लिए एक चिकित्सक से संपर्क करें। बारिश के मौसम में दूसरी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या है डेंगू। डेंगू मच्छरों के काटने से फैलता है, जो बारिश के दौरान ज्यादा होते हैं। इस बीमारी के लक्षण में बुखार, सिर दर्द, थकान, जोड़ों में दर्द शामिल होते हैं। डेंगू से बचाव के लिए आपको मच्छरों से बचने के लिए अपने घर की सभी खिड़कियों पर जाल लगाना चाहिए। इसके अलावा रिपेलेंट क्रीम का भी उपयोग कर सकते हैं और खुद को अच्छी तरह से ढक कर रखें। डेंगू के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल चिकित्सा परामर्श के लिए एक विशेषज्ञ के पास जाएं। बरसात के मौसम में कई लोगों को सर्दी और जुकाम जैसी सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। ये समस्याएं वायरल इन्फेक्शन के कारण होती हैं और संक्रमित होने की संभावना ज्यादा होती है। जुकाम से बचाव के लिए आपको अपने शरीर को गर्म रखना चाहिए। उपयुक्त कपड़े पहने और नियमित रूप से हाथ धोएं। अच्छी तरह से पौष्टिक भोजन करें और विश्राम के लिए पर्याप्त समय दें। यदि समस्या बढ़ती है तो चिकित्सा पेशेवर की सलाह लें। बरसात के दौरान होने वाली एक और सामान्य स्वास्थ्य समस्या है पानी का संक्रमण। गंदे पानी में मौजूद जीवाणुओं और बैक्टीरिया के कारण ये समस्या होती है। आपको स्वच्छ पानी का उपयोग करना चाहिए। पानी को उबाल कर पिएं। इसके अलावा अगर किसी भी खाद्य पदार्थ में बारिशी पानी होने का संदेह हो तो इसे नष्ट करें और सुरक्षित पानी का उपयोग करें। बरसात के मौसम में होने वाली एक और स्वास्थ्य समस्या है खाद्य संक्रमण। इस मौसम में खाद्य संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि भोजन स्थलों में स्वच्छता की कमी हो जाती है और भोजन को गंदा पानी भी प्रभावित कर सकता है। खाद्य संक्रमण से बचने के लिए आपको साफ सुथरी जगहों पर खाना खाना चाहिए और स्वच्छता के मानकों का पालन करना चाहिए। खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धोएं और खाने को अच्छे से पकाएं। अगर आपको पेट दर्द, उल्टी, दस्त या किसी तरह का भी संकेत का अनुभव हो तो तत्काल चिकित्सा परामर्श के लिए चिकित्सक के पास जाएं। बरसात के मौसम में होने वाली एक आम स्वास्थ्य समस्या है फंगल इन्फेक्शन या फंगल बीमारियां। ये बीमारियां विभिन्न प्रकार के कवकों द्वारा होती हैं, जो आपकी त्वचा, नाखून, बाल और अन्य शरीर के हिस्सों को प्रभावित करते हैं। ये मौसम नमी, गीली और आरामदायक वातावरण के कारण फैल सकती है। फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए अपने शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखें। नियमित रूप से स्नान करें। साबुन और पानी का उपयोग करके अपने शरीर को अच्छी तरह से धोएं और खुद को सुखा लें। अपने नाखूनों की सफाई पर भी विशेष ध्यान दें। बरसात के मौसम में गीले कपड़ों से होने वाले फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए जब भी संभव हो सूखे कपड़े पहनें और उन्हें नियमित रूप से बदलें। नमी और गीले हुए कपड़ों को जल्दी से सुखा लें ताकि कवकों का प्रभाव कम हो। नमी वाले जूते पहनने से भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। बरसात के मौसम में जूते को अच्छी तरह से सुखा लें और नमी से बचने के लिए सूखे जूते ही पहनें। बरसात के मौसम में सार्वजनिक स्थानों पर फंगल इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है। ऐसे स्थानों में जैसे कि सार्वजनिक बाथरूम, लॉकर रूम, स्विमिंग पूल आदि पर जाते समय सावधानी बरतें। नमी और गंदगी से बचने के लिए स्वच्छता का पालन करें और अपने पैरों में जूते या चप्पल अवश्य पहनें। सावधानी से हाथ धोएं और सामान के संपर्क से बचें। अपने आहार में पौष्टिक तत्वों को शामिल करें। फंगल इन्फेक्शन से लड़ने में ये मदद करता है। विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, प्रोबायोटिक्स और अदरक जैसे प्राकृतिक पदार्थों का सेवन करें, जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना, स्वच्छता का ध्यान रखकर और सावधानी पूर्वक रहकर आप फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हैं और एक स्वस्थ और खुशहाल बरसात का आनंद ले सकते हैं। बरसात के मौसम में बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी खास देखभाल की आवश्यकता होती है। उन्हें गंदे पानी में खेलने से रोकें और स्वच्छता का ध्यान रखें। उनकी सुरक्षा के लिए उनके भीगे कपड़ों को जल्दी बदलना चाहिए। सामान्यतः बरसात में होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं हानिकारक नहीं होती हैं, लेकिन इनका ध्यान रखना महत्वपूर्ण है ताकि हम स्वस्थ रह सकें। बरसात के मौसम में अपने स्वास्थ्य की देखभाल करके हम स्वस्थ और मनोहारी जीवन जी सकते हैं।
अभी आप बरसात में होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं इस विषय पर वार्ता सुन रहे थे। आलेख डॉक्टर अनुव्रत झा निकित का था। वाचक स्वर था शालिनी मित्तल का। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।